क्या हुआ? चलिए, नमस्ते विद्यार्थियों, फिजिक्स फैक्ट के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो क्या करती है, वो किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल को मेंटेन रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो बने रहता है। लेकिन आज हम इस इलेक्ट्रिक सेल के बारे में कुछ और बातें जानेंगे, जैसे उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसका एक नया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जी हाँ, सेल का भी एक अपना रेजिस्टेंस होता है जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सबको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल होता है और वो मटेरियल किस किस तरह से चार्ज को या करंट को कंडक्ट करा रहा है। तो आइए इसके हम जानते हैं। तो ये मेरे पास एक सेल है और एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर लेड एसिड सेल ले रहे हैं। लेड एसिड सेल, जो लेड एसिड सेल होती है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है और दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, H2SO4। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये लेड पेरोक्साइड का होता है और ये इलेक्ट्रोड लेड का होता है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है उसको वो हमेशा दो आयन में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी यहां पर दो आयन में डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। तो यहां पर दो आयन बन जाएंगे हमारे पास, एक तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयन एंड दूसरा बन जाएगा सल्फेट आयन। तो इन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, यहां पर दो तरह के आयन बन चुके हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, सल्फेट आयन। कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच इन आयंस पर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स एग्जर्ट होता है जिसको हम केमिकल फोर्स कह सकते हैं। याद रखेंगे ये जो फोर्स यहां पे बन के आ रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ये है केमिकल फोर्स। और उस केमिकल फोर्स की वजह से जो ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आयन है ये एक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएगा और जो नेगेटिव आयन है ये दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रोड ए है और ये इलेक्ट्रोड बी है, तो ये जो पॉजिटिव आयन होगा ये पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोड ए की ओर चला जाता है। या इसको मैं बना देता हूं, जो ये पॉजिटिव आयन है इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोड ए की ओर, और जो ये सल्फेट आयन है इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोड बी की ओर। इस तरह से इस इलेक्ट्रोड ए पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगता है और जो इलेक्ट्रोड बी है इस पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रोड चार्ज को एक्वायर करते हैं। तो ये बन जाता है एनोड और ये बन जाता है कैथोड। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। यहां तक हम सब समझ रहे हैं। चलिए, तो ये जो सब कुछ हुआ है ये केमिकल रिएक्शन की वजह से एक फोर्स यहां पर एग्जर्ट होता है इन आयंस पर, और उसकी वजह से ये आयंस इन इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। चलिए, अब आपको पता है कि अगर कहीं पर वन साइड पॉजिटिव चार्ज एंड अदर साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने लगता है। यस, तो यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। दैट इज कि इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करने लगेगा, जिसकी वजह से इन दोनों आयंस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होगा। और आपको पता है
कि जो पॉजिटिव आयंस होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है, और नेगेटिव आयंस पर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो H आयन है इस पर एक फोर्स तो लग रहा था केमिकल फोर्स, ये तो हो गया Fc, लेकिन जैसे जैसे यहां पर चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा और उसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी वर्क करना प्रारंभ कर देगा। तो इस H आयन पर एक तो फोर्स लग रहा है केमिकल फोर्स और दूसरा लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब इस आयंस पर दो तरह के फोर्स, दोनों जस्ट अपोजिट है, ये केमिकल फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो जैसे जैसे यहां पर चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। फाइनली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इस केमिकल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा फाइनली, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो केमिकल फोर्स के इक्वल हो जाएगा और दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट है। इसीलिए अब इस आयन पर, H आयन पर या सल्फेट आयन पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब चार्ज का एक्युमुलेशन होना बंद हो जाएगा। यहां पर ना तो यहां पर ये H आयन पहुंच पाएगा और ना ही सल्फेट आयन यहां पर पहुंच पाएगा। तो जितना एक्युमुलेशन होना था वो हो चुका, और ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रिक फोर्स केमिकल फोर्स के इक्वल हो गया। तो अब इस समय यहां पर किसी भी तरह के चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है और जो कि कांस्टेंट है, ना वो चेंज हो रहा है, ना तो वो घट रहा है, ना ही वो बढ़ रहा है। तो इस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो अब ये जो फोर्स जो ये यहां पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब दोनों इलेक्ट्रोड पर किसी भी तरह के चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सेल है जो इस समय ऑफ स्टेट में, ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि ये किसी भी सर्किट में वर्क नहीं कर रही है। तो जब ये सेल ऑफ स्टेट में है उस समय इसके इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट, तो याद रखेंगे कि सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोल सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन ये उस स्थिति में, उस स्टेट में हम इसको बोलते हैं जब सेल के टर्मिनल के बीच किसी भी तरह का कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं है, ये जो है ये फिक्स है। तो एक लाइन में आपको दोबारा फिर बता देता हूं कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। कब, जब सेल ऑफ स्टेट में होती है, जब सेल से हम किसी भी तरह की करंट नहीं लेते, ना ही सेल को हम किसी भी तरह का करंट देते। अब बात करते हैं कि जब आप सेल को किसी सर्किट में ऐड कर देते हो, अभी तो हमने क्या सीखा है, अभी हमने केवल और केवल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में समझा है। अब हम समझेंगे कि जब हम सेल को किसी सर्किट में ऐड करते हैं या किसी सर्किट के अक्रॉस हम पोटेंशियल डेवलप करते हैं इस सेल के थ्रू, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक रेजिस्टेंस, एक सर्किट को मैंने यहां पर ऐड किया। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, जो कैथोड बना हुआ है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां पर इस एनोड में एंटर करेंगे। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है क्या, कि जो एक्युमुलेशन, जो इक्विलिब्रियम स्टेट बना था वो टूट गया है। यहां पर जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया है, और जब चार्ज डिस्चार्ज होगा
तो ये सल्फेट आयन फिर से यहां पर जाएंगे। ये तो बड़े कमाल की बात हो गई। जैसे मैंने यहां पर एक सर्किट ऐड किया तो चार्ज डिस्चार्ज होने लगा, इलेक्ट्रॉन जो थे वो यहां से यहां पे आने लगे, या नेगेटिव चार्ज है वो यहां से यहां पे आ रहा है, जिसकी वजह से इसमें करंट कंडक्ट हो रही है। लेकिन इस सेल के अंदर जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था वो इक्विलिब्रियम अब टूट चुका है। अब ये डिस्चार्ज हो रहा है और यहां से चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है। तो दो तरह की चीजें, दो तरह का रिएक्शन इस सेल के अंदर हो रहा है। एक तो हो रहा है डिस्चार्जिंग, और दूसरा क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन, चार्ज का एक्युमुलेशन। तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि भाई जब यहां से चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है और फिर चार्ज का एक्युमुलेशन हो रहा है तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है। ये ऐसा आप समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसको हम समझेंगे कि क्या यहां पर जो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है या रेट ऑफ एक्युमुलेशन है ये इक्वल है या कुछ डिफरेंट है। क्या इस समय इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है क्या वो अब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो चुकी है? आइए इसको समझते हैं। तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं। क्या बात हो सकती है? या तो ये हो सकता है कि डिस्चार्जिंग जो है वो एक्युमुलेशन से ज्यादा हो, या एक्युमुलेशन का जो रेट है वो डिस्चार्जिंग से ज्यादा हो। चलिए इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ये हो गया पोटेंशियल एक्सचेंज और ये हो गया रेट ऑफ एक्युमुलेशन। अब शुरू से चलते हैं स्टार्टिंग में। जब ये सेल एक ऑफ सर्किट में थी उस समय जब मैंने सेल को बनाया एट t इक्वल टू 0, उस समय रेट ऑफ एक्युमुलेशन, चार्ज का जो एक्युमुलेशन का रेट था वो बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम था। लेकिन उस समय कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? 0। तो ये वो पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ एक्युमुलेशन मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल कितना है यहां पे पोटेंशियल जो है वो 0 है। ये स्टार्टिंग की बात है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रेट ऑफ एक्युमुलेशन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो चुका उस समय एक्युमुलेशन जो है वो बंद हो चुका है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूं कि स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस केमिकल फोर्स के इक्वल हो जाता है तो उस समय चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो मैक्सिमम हो चुका है, जिसको हमने नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वो पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल है, लेकिन यहां पर जो रेट ऑफ एक्युमुलेशन है वो बंद हो चुका है। तो मैं इन दोनों पॉइंट को मिला देता हूं तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ एक्युमुलेशन और इसके कोरिस्पोंडिंग जो पोटेंशियल था वो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने इस सेल को एक ऑन सर्किट में यूज किया। मैंने यहां पे एक सर्किट ऐड किया है और इसमें करंट कंडक्ट हो रही है, और ये हम जानते हैं कि यहां पर डिस्चार्जिंग होगा और साथ साथ एक्युमुलेशन होगा, चार्ज का एक्युमुलेशन होगा इन इलेक्ट्रोड्स पर। अब एक चीज समझिए कि जब यहां पर चार्ज जो है वो डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसी चार्ज के डिस्चार्ज की वजह से तो करंट आ रही है। क्या समझे? कि जब ये चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है उसी की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट आ रही है। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग या इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है। तो ये जो एक्सिस है ये है रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, या इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकता हूं।
और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं यहां से रेट ऑफ डिस्चार्जिंग और इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मान लीजिए इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज है जिसको मैं नाम दे देता हूं V। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज आई है जिसको मैंने नाम दिया है V। अब ये जो V है, ये V कैसी वोल्टेज है? देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो तो है E के इक्वल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहां पर जो वोल्टेज है वो है V के इक्वल। और ये V आप देख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम आ रहा है। इसको थोड़ा और स्टडी करेंगे। अब जब ये सर्किट स्विच ऑन है, उस समय मैंने आपको बताया कि दो बातें हो सकती हैं, या तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग रेट ऑफ एक्यूमुलेशन से ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो मान लीजिए कि जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है वो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग से ज्यादा है। तो अगर मैं इस पॉइंट के इधर आता हूं, तो इस पॉइंट के इधर हर मोमेंट पर, अगर मैंने ये एक मोमेंट लिया है, ये एक इंस्टेंट लिया है, एक पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पर जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है, देखिएगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन रेट ऑफ डिस्चार्जिंग से ज्यादा है। इस पॉइंट पर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन रेट ऑफ डिस्चार्जिंग से ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर चार्ज जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है वो कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल था, जो ये पोटेंशियल यहां पे V डैश है, ये V डैश इस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन की वजह से बढ़ता जाएगा। दोबारा फिर समझिए कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कम है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने के कारण ये जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है ये ज्यादा है, और इस रेट ऑफ एक्यूमुलेशन की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस कम से कितना हो जाएगा? कम से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात कि मान लीजिए कि रेट ऑफ डिस्चार्जिंग और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन से ज्यादा है। यहां पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को। तो यहां पर रेट ऑफ डिस्चार्जिंग रेट ऑफ एक्यूमुलेशन से ज्यादा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो V डबल डैश है। जब रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा है और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज कहां तक होगा? ये डिक्रीज इस V तक होगा। तो यहां पर दो केस को मैंने स्टडी किया, और उन दोनों केस से मुझे एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? कि जब ये सेल एक ऑन सर्किट में होती है, तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भले ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस वो वोल्टेज है जब ये सेल एक ऑफ सर्किट में होती है। और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल के टर्मिनल के अक्रॉस वो वोल्टेज है या वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब सेल एक ऑन स्विच में होती है, हम सेल से करंट ले रहे होते हैं। लेकिन यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसकी वैल्यू हमेशा सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम ही रहने वाली है।